आज की ताजा खबर। आज हमारे शहर सनशाइन सिटी में सेक्टर 32 में एक कंपनी जिसका नाम मनी मल्टीपल कंपनी है। इस कंपनी ने कई साल पहले एक स्कीम निकाली थी जिसमें लोगों के रुपए 5 साल में 10 गुना होने के वादे किए थे और लोगों ने भी इस स्कीम में अपने कई सारे रुपए डाले थे। लेकिन लोगों के रुपए 5 साल होने के बाद भी अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिले हैं। इस चीज को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है और वे लोग उस कंपनी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कंपनी के बाहर, जहां हमारी संवाददाता सुनीता इस न्यूज को कवर कर रही है। तो सुनीता, उस जगह पर विरोध कर रहे लोगों की क्या खबर है? जी मनीष, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों में बड़ा आक्रोश है इस मनी मल्टीपल स्कीम को लेकर, जहाँ इस कंपनी ने लोगों से वादे किए थे 5 साल में रुपए 10 गुना होने के, लेकिन लोगों को 1 रुपए भी नहीं मिले 5 साल हो जाने के बाद भी। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी परेशानियों को। अंकल जी, आप बताइए, इस कंपनी को लेकर आपकी क्या परेशानी है और आप ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जी, मेरा नाम ध्यान मोहन है। मैं इस कंपनी से बस यही चाहता हूँ कि मैंने इस कंपनी में जितने रुपए डाले थे वो मुझे वापस दे दे। मुझे नहीं चाहिए 2-3 गुने रुपए, मुझे बस मेरे डाले हुए रुपए वापस दे दे। अंकल जी, आप अपनी बातों को थोड़ा विस्तार से शुरू से बताइए कि कैसे आपको इस स्कीम के बारे में पता चला और आपने कितने रुपए डाले इस स्कीम में। मुझे इस स्कीम के बारे में 5 साल पहले एक दोस्त ने बताया था, जो खुद भी इस स्कीम में जुड़ा था। उसने बताया कि अगर तू 1 लाख रुपए इस मनी मल्टीपल स्कीम में डालेगा तो ये रुपए तुझे 5 साल के बाद 10 गुना होकर मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर तू इस स्कीम के जरिए 20 लोगों को अपने अंडर जोड़ता है तो मुझे मेरे जमा किए हुए जितने रुपए हैं वो 5 साल के बजाय केवल 4 साल में ही 10 गुना हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया, इस स्कीम के जरिए मैं अगर 20 लोगों को अपने अंडर जोड़ता हूँ तो मुझे मेरे जमा किए हुए जितने रुपए हैं वो 5 साल के बजाय केवल 4 साल में ही 10 गुना हो जाएंगे। और अगर मैं 50 से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर जोड़ता हूँ तो मेरे रुपए 2 साल में 10 गुना होकर मिलेंगे। लेकिन मैं इस स्कीम में भरोसा नहीं कर रहा था और अपने दोस्त को इस स्कीम में रुपए डालने से मना कर दिया। फिर उसने बताया कि अगर तुझे भरोसा नहीं हो रहा तो तू केवल 10,000 रुपये डाल कर देख, बस 1 साल के लिए। बस 1 साल के लिए रुपए जमा कर, लगभग 50% ब्याज कमा सकता है और अपने रुपए 1 साल में निकाल सकता है। बस इसमें एक शर्त है कि तुझे अपने अंडर 20 लोगों को जोड़ना है और हर आदमी कम से कम 10,000 रुपया इस स्कीम में जमा करे। मैंने सोचा कि चलो 10,000 लगा कर देखता हूँ और मैंने इस स्कीम के बारे में अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त यार सबको बताया और लगभग 21 लोगों को इस स्कीम में 1 साल में ही जोड़ लिया। जैसे ही मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ मैंने वो रुपए वापस निकाल लिए और मुझे 10,000 रुपये पे 50% ब्याज के साथ 15,000 रुपये मिल गए। मैं तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि 50% ब्याज तो बैंक में मिलने वाले ब्याज से कई गुना ज़्यादा थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और मुझे इस स्कीम पर पूरा भरोसा हो गया। फिर क्या, इस बारे में मैंने अपने जान पहचान के सारे लोगों को बताया और वो लोग भी मेरी बातों पे भरोसा कर अपने भी कई सारे रुपए इस मनी मल्टीपल स्कीम में लगाए और मैंने इस स्कीम में अपने 10 लाख रुपए भी डाल दिए 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल बाद जब मैं अपने रुपए निकालने गया तो कंपनी के लोग कुछ ना कुछ बहाना कर मेरे रुपए देने से मना करने लगे और ऐसा करते करते लगभग 2 साल हो गए। फिर मैंने दूसरे और भी लोगों से बात किया जो इस मनी मल्टीपल स्कीम में अपना रुपए डाले थे और उन लोगों ने भी बताया कि इस कंपनी से कई साल से उन्हें भी कोई रुपए नहीं मिल रहे हैं। तब फिर मुझे समझ आ गया कि ये स्कीम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। ये फ्रॉड स्कीम है। अच्छा, तो अंकल, आप लोग यहाँ पर कितने समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं तो विरोध प्रदर्शन 6 महीने से कर रहा हूँ। 6 महीना पहले मेरे साथ कुछ ही लोग इस विरोध प्रदर्शन में थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस विरोध प्रदर्शन में और भी कई सारे लोग जिनका रुपया इस स्कीम में डला था वो भी जुड़ते गए और आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ कई सारे लोग हैं जिनके रुपए इस स्कीम में फंसे हुए हैं। तो अंकल,
क्या आप लोगों की बात इस कंपनी के सीनियर लोगों से हो पा रही है? आप देख सकती है कि गेट पर उन लोगों ने कई सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड किसी को अंदर जाने नहीं देते। बस कंपनी के लोग अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। क्या आप सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं? सरकार से बस हम यही अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस तरह के जितने भी फ्रॉड स्कीम हो रहे हैं उस पर उचित कार्यवाही करे और लोगों के रुपए जल्द से जल्द वापस कराने में मदद करे। तो मनीष, आपने देखा कि कैसे लोग इस तरह के फ्रॉड स्कीम में अपने लाखों रुपए फंसाकर परेशान हैं। अब तो वक्त ही बताएगा कि इन लोगों को इनके रुपए वापस मिलेंगे कि नहीं। मैं सुनीता, कैमरामैन सतीश के साथ नेशन एक्स न्यूज पर। दलबीर, तूने टेलीविजन पर देखा? आज तो हमारे कंपनी के बारे में न्यूज़ पर भी खबर आ रही है। हाँ देखा। अब तो इस तरह की खबर आती ही रहेगी। हमें यहाँ और कब तक रुकना है? अब तो बॉस ही बताएंगे। तुम इतना डर क्यों रहे हो? इस तरह के काम तो हमने पहले भी किए हैं और इस तरह के कामों से आसानी से बचकर भी निकले हैं। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना यार। अरे इन बेवकूफ़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इतने महामूर्ख हैं जो हमारे इस तरह के धोखे वाले स्कीम में आसानी से फंस जाते हैं। वैसे ये हमारे स्कीम में हर बार कैसे फंस जाते हैं? लोग आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं? भरोसा और लालच। पहले हम लोगों को भरोसा दिलाने के लिए शुरुआत में कुछ रुपए देते हैं उस स्कीम के जरिए, ताकि उन्हें हमारे स्कीम में भरोसा हो सके। एक बार उनके मन में भरोसा हो जाता है तो फिर उनके मन में ज्यादा रुपए कमाने का लालच आता है और यही लालच उन्हें ले डूबता है और हम माला माल होकर निकल जाते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ से कब निकलेंगे? बस बॉस जब ऑर्डर दे तब निकल जाएंगे। वैसे भी इस ऑफिस में कौन सा सामान हमारा है, सब सस्ते सस्ते किराए के टेबल चेयर ही तो लगे हैं। छोड़ के भाग जाएंगे। इस ऑफिस को तो हमने लोगों को धोखा देने के लिए ही बनाया है। चलो फिर भी एक बार अपने बॉस से बात करके देखता हूं कि आगे क्या करना है। हेलो धनंजय सर जी। हाँ दलबीर बोलो। सर, अब यहाँ हमारे ऑफिस में भीड़ बढ़ने लगी है। लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है और अब हमारे कंपनी के बारे में न्यूज़ चैनल पर भी आ रहा है। आप बताइए कि आगे हम अब क्या करें। हाँ, मैं भी अभी न्यूज़ चैनल पर यही सब देख रहा था। ऐसा करो, कुछ दिन और रुक जाओ। क्या है ना, कुछ लोग हैं जो अभी भी इस स्कीम में रुपए जमा कर रहे हैं। वो अभी कुछ दिनों में ही रुपए जमा करने वाले हैं। बस एक बार उन लोग रुपए जमा कर दे, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा और फिर तुम दोनों चुपचाप वहां से 9-2-11 हो जाना। और अगर कुछ ज्यादा ही परेशानी होती है तो तुरंत वहां से भाग जाना। वैसे भी बहुत रुपए इस जगह से जमा कर लिए। जी सर। क्या बोला सर ने? बस थोड़ा और इंतजार करने को बोला। क्या है ना, कुछ और बेवकूफ लोग हैं जो रुपए जमा करने वाले हैं। बस वे रुपए जमा कर दे, फिर हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। और अगर भीड़ अंदर घुस गई और हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी तो हम क्या करेंगे? हाँ तो फिर सर ने जो बोला है वही करेंगे। ज्यादा परेशानी होगी तो तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। आह, आह, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। आह, अरे इनको क्या हुआ? लगता है इनको हार्ट अटैक आ गया है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इनकी तो सांसें नहीं चल रही है। लगता है इनकी मृत्यु हो गई है। ये सब इन कंपनी वालों की वजह से हुआ है। अगर ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं करते तो हमें यहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। अब तो हम लोगों की जान भी जा रही है। अब तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो अंदर जाकर इनको सबक सिखाते हैं, तभी ये हमारे रुपए देंगे। हाँ चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? अब तुम हम लोगों को रोक नहीं सकते। तुम्हारी इस कंपनी की वजह से हमारे एक आदमी की जान चली गई। चलो भाइयों, अंदर चलो।
दलबीर, लगता है लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। और भीड़ भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। इन्हें ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। तो अब क्या करें? अब तो हमें भागना ही पड़ेगा। चलो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। वैसे भी हमारे सारे रुपए तो बॉस के पास ही हैं। यहाँ से तो हमें कुछ ले जाना ही नहीं है। हाँ दलबीर, चलो चलते हैं। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है इस कंपनी के एम्प्लॉय भाग गए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसा करते हैं, इस ऑफिस को एक बार चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, चलो इस ऑफिस को एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है हमारे सारे रुपए डूब गए। हमें एक भी रुपए नहीं मिलेगा। ये कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड थी। हम तो लुट गए। तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? अरे सर, क्या बताऊं। हम तो वहां कुछ दिन और रुकने वाले थे, पर लोगों में इतना गुस्सा था कि भीड़ तो ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अब तक तो वो लोग ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर दिए होंगे और उन्हें पता भी चल गया होगा कि ये कंपनी और इसके स्कीम फर्जी हैं। वैसे तुम दोनों तो ठीक हो ना? तुम दोनों को उस भीड़ ने कुछ किया तो नहीं? हम तो भीड़ के अंदर घुसने से पहले ही वहां से भागकर आ गए। चलो ठीक है। वैसे भी बहुत रुपए हमने इस फर्जी स्कीम से कमा लिए हैं। चलो आराम से बैठकर आगे का प्लान करते हैं। हमें इस शहर से जितने रुपए कमाने थे हमने कमा लिए। अब इन रुपयों को कहीं अच्छी जगह प्रॉपर्टी देखकर वहां इन्वेस्ट कर देंगे। और इससे पहले हमने जितने भी रुपए कमाए उन रुपयों से हमने अलग अलग जगह प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो हम लोगों को रुपयों को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे रुपए डबल होते रहेंगे और उन प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा है। थैंक यू सर। हमारा यहाँ ज़्यादा दिन रुकना सही नहीं है। हमें अब कोई नया दूसरा ठिकाना खोजना होगा। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। तो सर, हमारा अगला नया ठिकाना कहाँ होगा? मैंने एक नई जगह खोजी है। कौन सी जगह है सर? अब से हम किसी शहर में अपना फ्रॉड स्कीम नहीं चलाएंगे। अब हम गांव में जाएंगे और वहां के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। सर, इस बार गांव क्यों जा रहे हैं? वहां के लोग तो गरीब होते हैं। वो कहाँ हमारी इस स्कीम में अपने रुपए डालेंगे? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगभग ज्यादातर शहरों में लोग जागरूक हो चुके हैं और इस तरह के चिट फंड कंपनियों में एक रुपए भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि वे लोग इन सब चिट फंड में अपने कई सारे रुपए गंवा चुके हैं। अब शहरों के लोगों को बेवकूफ बनाना सही नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी इस तरह के स्कीम ज्यादा नहीं चले हैं। वहां के लोगों को आसानी से हम बेवकूफ बना सकते हैं। और रही बात रुपयों की, तो मुझे अभी एक ऐसे गांव के बारे में पता चला है जहां के लोग अभी अभी खूब रुपए कमा रहे हैं। वो कौन से गांव है? वो गांव है भरतपुर। इस गांव के लोग 2 साल पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, पर अब यहाँ के लोग खूब रुपए कमा रहे हैं। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि इस गांव में 2 साल पहले एक बड़ी सी नहर सरकार द्वारा बनाई गई है। ये जो नहर है, इसमें 12 महीने पानी बहती रहती है। इस नहर की वजह से यहाँ के आसपास के गांव के किसान बहुत अच्छी और कई अलग अलग प्रकार के फसल उगाने लगे हैं और पूरे साल ये लोग खेती किसानी करते हैं, जिससे इनकी आमदनी अच्छी होने लगी है। भरतपुर और उनके आसपास के सारे गांव को हम अपना शिकार बनाएंगे और वहां अपना फर्जी स्कीम चलाकर लोगों से खूब रुपए लूटेंगे। जी सर, ये सही रहेगा। तो बताइए कब निकलना है? बस 2 दिन में यहां से निकलते हैं भरतपुर के लिए।
और अभिमन्यु, कैसा चल रहा है काम? अरे मोहन, तुम तो देख ही रहे हो। जब से गांव से नहर गुजरी है, तब से खेतों में हमेशा खूब काम रहता है। और साथ ही साथ हमारे गांव और आसपास के गांव के लोगों का भी काम बढ़ गया है। हाँ, काम तो बढ़ गया है। अब तो चैन से बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती। केवल रात को ही काम से खाली हो पाते हैं। लेकिन ये हम सब के लिए और आसपास के गांव के लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि याद करो वो 2 साल पहले वाला दिन, जब सारा गांव खाली बैठा रहता था। लोगों के पास में ना तो काम था, ना ही रुपए, और काम की तलाश में लोग शहरों की ओर जा रहे थे। पूरा गांव कितना सूना सा लगता था। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव एक दिन वीराना सा हो जाएगा। लेकिन किस्मत देखो कैसे तुरंत बदल गया। सरकार ने यहाँ नहर बनाया, और इसकी वजह से हमारे गांव में खूब खेती होने लगी और लोगों को काम मिलने लगा। और साथ ही साथ जो भी लोग बाहर गए थे, वो भी धीरे धीरे कर वापस आने लगे और खेती किसानी के काम करने लगे, क्योंकि उन्हें खूब रुपए और अपने गांव में वापस जाकर रहने का मौका मिल रहा था। हाँ अभिमन्यु, तुम सही कह रहे हो। कोई अपना घर छोड़कर थोड़ी ना जाना चाहता है। लेकिन ये पेट की भूख और हर रोज आम जरूरतों के लिए रुपए लोगों को मजबूर कर देती है कि वे अपने घर को छोड़कर शहर चले जाएं और वहां जाकर अपने परिवार के लिए कुछ रुपए कमाएं। लेकिन अभिमन्यु, हमें तुम पर बड़ा गर्व है कि तुम हमारे दोस्त हो। वो क्यों? क्योंकि याद है मुझे वो 2 साल पहले का समय, जब तुमने गांव के कई सारे लोगों की मदद की, लोगों को काम दिया अपनी खेतों पर, ताकि वो लोग अपना गुजारा कर सके और इस गांव को छोड़कर ना जाए। अरे मेरी जगह कोई भी रहता तो वो भी लोगों के लिए ऐसा ही करता। नहीं अभिमन्यु, ऐसा नहीं है। तुम इस गांव और आसपास के गांव के बड़े जमींदार हो, और इतने बड़े जमींदार होने के बाद भी तुमने गरीबी में फंसे लोगों की मदद की। उसमें से मैं भी हूं। जब मेरे पास घर चलाने को 1 रुपया नहीं था, ना ही मेरे पास कोई काम था, तब तुमने मेरी मदद की थी। और मेरी ही नहीं, गांव के कई सारे परिवारों की मदद तुमने की थी। वरना चाहते तो तुम भी बाकी दूसरे जमींदारों की तरह हमारे गरीबी का फायदा उठा सकते थे और हमारे जमीन जायदाद हथिया सकते थे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और साथ ही साथ तुमने हमारे साथ दोस्ती भी रखी। तुम आज भी अपनी खेतों में खूब मेहनत करते हो, जबकि तुम्हारे पास तो खेतों में काम करने के लिए इतने मजदूर भी हैं। तुम तो मजदूरों के साथ में ही काम करने में लग जाते हो। देखो मोहन, ये जो भी खेत खलियान मुझे मिला है, वो मेरे पिताजी से मुझे मिला है। मैंने इस जमीन को कमाया तो नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं, एक मजदूर हूं। और रही बात दूसरों की मदद मुसीबत में करने की, तो यार इतना जमीन है, अकेले तो मैं इतने सारे जमीन में अकेले काम तो नहीं कर सकता। इसके लिए तो मुझे कई सारे लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए मैं उन्हें अपने साथ काम पर रखता हूँ। ये तो तेरा बड़कपन है कि तू अपनी तारीफ ना ही करता है, ना ही सुनता है। तुझे याद नहीं कैसे 2 साल पहले वो गांव का लालची जमींदार बालेंद्र कैसे लोगों की गरीबी का फायदा उठा रहा था, लोगों से उनकी जमीन औने पौने दामों में खरीद रहा था और लोगों को उधारी देकर लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था। लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया था उसने। गांव के कई परिवार उसकी इस लालच के जाल में फंस गए थे, और इस लालच से उस बालेंद्र ने खूब जमीन हड़पे। चाहते तो तुम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उल्टा कई परिवारों को अच्छे दामों में काम पर रख उनको बालेंद्र के कर्ज के जाल से छुड़वाया। अब वो सब पुरानी बातें हो गई। अब तो जब से नहर बना है, सब धनवान हो चुके हैं। अब तो कोई उस बालेंद्र का कर्जदार नहीं। सबने अपने कर्जे छूट लिए और सब कर्ज मुक्त हो गए हैं। हाँ वो तो है, लेकिन बालेंद्र ने उस समय अपनी बेईमानी से खूब जमीन हड़पे। ये बात सबको याद रहेगी। क्या है ना, कहते हैं मुसीबत के समय में दूसरों से ली गई मदद हो या दूसरों द्वारा की गई बेईमानी हो, दोनों जिंदगी भर याद रहती है। अब ये सब पुरानी बातें हो गई। अब इन सब बातों को छोड़ो यार। अब तो सब सही हो गया ना। अच्छा मोहन, आज 11 बजे गांव में मीटिंग रखी है, चलना है ना? हाँ चलना है। अब तो 11 बजने ही वाले हैं। चलो सीधे वहीं चलते हैं।
आप सभी का स्वागत है इस बैठक में। आज की जो बैठक है वो बालेंद्र जी द्वारा रखी गई है। वो आप सभी से कुछ बात कहना चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस बैठक में आने के लिए। मैंने ये बैठक इसलिए बुलाई है कि इस गांव में जो स्कूल है उस स्कूल की बाउंड्री नहीं है और उस बाउंड्री के ना होने की वजह से स्कूल के बाहर मवेशियों की भीड़ लग जाती है और गंदगी भी कर देते हैं और कभी कभार तो वे मवेशी आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिससे हमारे गांव के बच्चों को भी खतरा होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम वहां अच्छी सी बाउंड्री बनाएं जो स्कूल को सुरक्षित रखे और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहे। तो इस बाउंड्री को बनाने में जो खर्चा आएगा वो हम सब मिलकर उठाएंगे और हम चाहते हैं कि इस गांव से हर घर से हजार हजार रुपए दान किए जाए और अगर कोई अपने तरफ से ज्यादा रुपए देने के इच्छुक है तो वो भी मंजूर है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। सरपंच जी, स्कूल के बाउंड्री को बनाने का काम तो सरकार भी कर सकती है। उसके लिए हम लोगों से रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? आपको बस सरकार के पास में एक अर्जी भेजनी है और काम हो जाएगा। हाँ अभिमन्यु, तुम्हारी बात भी सही है, ये भी किया जा सकता है। नहीं, ये सही नहीं है। क्या अभिमन्यु तुम्हें नहीं पता कि सरकार का काम कितना धीरे होता है? अभी हम अगर अर्जी डालेंगे तो पता नहीं कितने सालों में बाउंड्री बनेगा और हजार रुपए देने में तुम्हें और गांव वालों को क्या परेशानी है? अब तो गांव के लोगों के पास में भी बहुत रुपए आने लगे हैं। इतने रुपए तो कोई भी दान कर सकता है। और क्या तुम्हें स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की कोई चिंता नहीं? स्कूल की बाउंड्री तो कई सालों से नहीं है। वहां तो बच्चे कई सालों से वैसे ही जा रहे हैं और अब तक किसी भी बच्चे को कोई हानि नहीं हुई है उन मवेशियों से। वैसे भी गांव में हर जगह मवेशी ऐसे ही घूमते रहते हैं और बच्चों को भी उनकी आदत हो गई है। और अगर बाउंड्री हम अपने रुपए से बना भी दे तो स्कूल के बाउंड्री के अंदर तो मवेशी नहीं रहेंगे, लेकिन बाउंड्री के बाहर और सड़क पर मवेशी तो मिलेंगे ही। और जब हम इतना समय बिना बाउंड्री के गुजार ही लिए हैं तो सरकार को अर्जी देकर थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। कम से कम लोगों के रुपए तो बचेंगे, क्योंकि भले ही गांव के लोग आज यहाँ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत की कमाई के सारे रुपए अपने पुराने कर्ज को छूटने में चले गए। अभी तो थोड़ी बहुत कमाई हो ही रही है, उससे वे लोग अपने जमा पूंजी को बढ़ाने और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लग रहे हैं। और अगर इसी बीच में उनसे फिर छोटे छोटे कामों के लिए बार बार चंदा मांगे तो वो तो कभी आर्थिक रूप से मजबूत हो ही नहीं पाएंगे। क्या तुम्हें बच्चों की कोई फिक्र नहीं? हजार रुपए देकर कोई गरीब नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हें रुपयों की इतनी ही कमी हो रही है तो तुम बोल दो, मैं तुम्हारे रुपए दे दूंगा। मैं जो भी बोल रहा हूं वो गांव वालों की भलाई के लिए बोल रहा हूं। बालेंद्र, तुम तो गांव वालों की भलाई की बात छोड़ ही दो। देखा है मैंने कितनी भलाई की है तुमने गांव वालों की। और रही बात चंदे की, तो मैंने कभी कोई चंदा देने से मना नहीं किया। वो तो मैं बस इसलिए बोल रहा था कि गांव वालों के कुछ रुपए बच सके, क्योंकि जब से लोगों के पास में रुपए आ रहे हैं तब से पता नहीं हर 2 से 3 महीनों में कुछ ना कुछ काम के लिए गांव वालों से चंदा इकट्ठे किए जाते हैं। कभी गांव में नाली बनाने के लिए, तो कभी सड़क बनाने के लिए, तो कभी सामाजिक भवन बनाने के लिए, कभी कला मंच बनाने के लिए। हर बार गांव वालों ने 5,000 रुपए तो कभी 10,000 रुपए भी दान दिए हैं, लेकिन वो सारे के सारे काम आज भी अधूरे हैं और उनको पूरा करने के लिए फिर रुपए मांगे जाते हैं। गांव वाले कब तक इतने रुपए खर्च करते रहेंगे? इन सारे गांव वालों को मैं कहता हूं, जिन जिन को मेरी बात गलत लग रही है और जो स्कूल के बाउंड्री के लिए चंदा नहीं देना चाहता, वो लोग अपने अपने हाथ उठाओ। देख लिया सरपंच जी, अब तो आप हमारे साथ हैं ना, कि उस अभिमन्यु के साथ हैं? नहीं बालेंद्र जी, मैं तो गांव वालों के साथ ही रहूंगा। तो गांव वालों, हम चंदा कल से इकट्ठा करेंगे और आप सबका धन्यवाद इस सभा में आने के लिए। अब आप लोग जा सकते हैं।
अभिमन्यु जी, आप सही कह रहे थे, लेकिन मैं भी क्या करूं? आपने तो देखा ना कि कैसे गांव के सारे लोग बालेंद्र के साथ थे। सरपंच जी, गांव वाले उसके साथ नहीं बल्कि उससे डरे हुए रहते हैं। इसलिए गांव वाले बालेंद्र का विरोध नहीं करते और उसका चुपचाप साथ देते हैं। जब से गांव वाले धन कमाने लगे हैं, बालेंद्र कुछ न कुछ तरकीब निकालकर उनसे रुपए चंदे के रूप में वसूलता रहता है, क्योंकि सारे उसके पुराने कर्जदार जो कर्ज से मुक्त हो गए हैं, इसलिए वो चंदे के नाम से रुपए लूट रहा है और कोई भी काम पूरी तरह से नहीं करता। सारे काम अधूरे कर रखे हैं और सारे रुपए भी इसने हड़प लिए हैं। मुझे भी ये सब पता है कि बालेंद्र सारे काम का ठेका खुद लेता है और काम अधूरा छोड़ सारे रुपए हड़प लेता है। लेकिन मैं अकेला क्या करूं? गांव वाले तो कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप उसका साथ देते रहते हैं। इसलिए मैं भी चुप हो जाता हूं। क्या है ना, गांव के लोगों को गुलामी की आदत सी पड़ गई है। वे लोग बचपन से ही अपने माँ बाप को गुलामी करते देखे हैं, इसलिए उनके अंदर गुलामी कूट कूट कर भरी है। वे लोग सब जानते हुए भी विरोध नहीं करते। अगर गांव वाले एक हो जाएं, तो बालेंद्र जैसे लोग एक ही दिन में सुधर जाएंगे। लेकिन गांव वाले तो हिम्मत ही नहीं करते। इस गांव में सिर्फ आप ही हैं जो उस दुष्ट बालेंद्र का विरोध करते हैं। क्या है ना कि आप और बालेंद्र एक बराबर के जमींदार हैं। बालेंद्र आपसे ही डरता है, क्योंकि आप उसको बराबर का टक्कर देते हैं। मैं उसका कोई विरोध नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो उसके साथ मिलकर गांव के भलाई के लिए काम करना चाहता हूं। मगर वो ही है जो हमेशा गांव वालों को लूटने के बारे में सोचता रहता है। अब छोड़िए अभिमन्यु जी, शायद गांव वालों की किस्मत में यही लिखा है। हम और आप कौन होते हैं उनकी किस्मत बदलने वाले? गांव में घुसने से पहले अपना प्लान तैयार कर लेते हैं। हाँ सर। सबसे पहले गांव में जाकर एक किराए का मकान खोजते हैं, जहां हम लोग 3 से 4 साल तक रुक सके। और सर, अगर किसी ने पूछा कि हम क्या करते हैं तो उन्हें हम क्या बताएंगे? हम इन गांव वालों को बताएंगे कि हम धनवर्षा कंपनी में काम करते हैं और इस कंपनी की स्कीम, जिसका नाम धनवर्षा स्कीम है, उसका प्रचार करते हैं, ऐसा बताएंगे। और स्कीम में क्या क्या है वो कैसे बताएंगे? उन्हें बताना कि इस धनवर्षा स्कीम में अगर वे हर महीने 10-10 हजार रुपये जमा करते हैं अगले 5 सालों तक, तो उन्हें 5वें साल लगभग 30 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि पूरे 5 साल में जमा किए हुए रुपए के 5 गुना है। इसके अलावा उन्हें हर साल 60,000 रुपये भी मिलेंगे। और ये भी बोल देना कि अगर वे अपने अंडर एक आदमी जोड़ते हैं तो उन्हें उस आदमी के जोड़ने का 2,000 रुपया बोनस मिलेगा। अगर आप 10 आदमी जोड़ लिए तो आपको 20,000 रुपये बोनस मिलेंगे। वैसे ही अगर आपके अंदर जुड़ा हुआ आदमी इस स्कीम में जितने नए आदमी जोड़ेगा, आपको हर एक आदमी के पीछे 1,000 रुपया बोनस मिलेगा। और फिर आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंडर जुड़े हुए लोग ही आपको रुपए कमाकर देते रहेंगे। ऐसा उन लोगों से कहना। तो 10,000 रुपया हर महीना ले रहे हैं, वो तो ठीक है, पर ये 60,000 रुपया आप हर साल वापस क्यों करेंगे? इससे तो हमारी कमाई कम हो जाएगी। अरे बेवकूफ़ आदमी, तुम इतने साल तक मेरे साथ काम किए, लेकिन तुमने कुछ सीखा ही नहीं। 60,000 रुपया तो केवल लोगों को फंसाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। जब कुछ लोगों को 60,000 रुपया मिलेंगे तो वो खुद ही हिसाब लगाएंगे
कि हम जितने रुपए डाल रहे हैं उसमें से तो आधे वापस ही मिल जा रहे हैं, तो 5 साल केवल 3 लाख ही जमा करने पड़ेंगे और उस 3 लाख के उन्हें 30 लाख मिलेंगे, जो कि 10 गुना रुपए होते हैं। ये सोच वो लोग अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को भी इस स्कीम में जोड़ेंगे और जब दूसरे लोग भी ये सब फायदा देखेंगे तो वो भी इस स्कीम में अपना रुपए लगाएंगे और हमारा खेल यहीं से चालू होगा। पहले साल तो हम सभी को 60,000 रुपए देंगे, जिससे लोग हम पर भरोसा कर दूसरे साल बहुत सारे लोग अपना रुपया जमा करेंगे। लेकिन दूसरे साल हम कुछ ही लोगों को रुपए देंगे और कुछ भी बहाना कर देंगे रुपए ना देने के, जैसे कि सरकार ने कुछ नया नियम आ गया है ये बोल देंगे, या फिर ये कह देंगे कि बहुत लोगों के इस स्कीम से जुड़ने की वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है, इससे हमारा जो काम है स्लो हो गया है। ऐसा कुछ भी बहाना हम मार देंगे और तीसरे साल हम किसी को भी 1 रुपया नहीं देंगे और चुपचाप यहाँ से सारे रुपए लेकर 9 दो 11 हो जाएंगे। हाँ सर, ये सही रहेगा। एक और चीज जो हमारे इस स्कीम को गांव में और सक्सेस दिलाएगी वो है कि हमें गांव के किसी बड़े आदमी को सबसे पहले बेवकूफ बनाना है। सर वो क्यों? गांव वालों की एक आदत होती है, वो ये कि ये अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करते, ना ही ज्यादा सोचते हैं, बस भेड़ चाल चलना जानते हैं। हमें बस इन गांव के सबसे दमदार और अमीर आदमी को खोजना है और उसे अपने इस स्कीम के झांसे में फंसाना है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं ना, वो अपने गांव के किसी एक बड़े आदमी की बात मानते हैं बिना कोई सवाल किए। तो बस हमें उस एक आदमी को ही अपना शिकार बनाना है, फिर सारा काम अपने आप हो जाएगा और साथ ही साथ हम भी आसपास के गांव के लोगों को भी इस स्कीम में फंसाते रहेंगे। और एक बात और, हम यहाँ नाम बदल कर रहेंगे। मेरा नाम होगा धन्नू, तुम्हारा होगा मुरली और तुम्हारा होगा राजू। हाँ सर। जी नमस्ते। जी मेरा नाम धन्नू है। हम तीनों इस गांव में किराए का मकान खोज रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें यहाँ किराए का मकान कहाँ मिल सकता है? वैसे तो मेरे पास एक मकान है, उसे मैं किराए पर देता हूँ। अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो मैं आपको किराए में दे सकता हूँ। हाँ, हम रहना चाहते हैं। वैसे आप लोग क्या करते हैं और कितने समय तक रुकना चाहते हैं? हम धनवर्षा कंपनी के लिए काम करते हैं और उसमें चल रही एक स्कीम जिसका नाम धनवर्षा स्कीम है, उसका प्रचार करते हैं। हम इस गांव में लगभग 5-6 साल के लिए रुकने के लिए आए हैं। ये तो अच्छी बात है। चलिए मैं आपको मकान दिखाता हूँ। वो मकान कुछ ही कदम की दूरी में है। कैसा लगा आपको मकान? मकान तो हमें पसंद आया, हम यही रहेंगे। इस मकान का किराया कितना है? जी 6,000 रुपया महीना। लेकिन आप लोग लंबे समय के लिए रहने के लिए आए हैं तो मैं आप लोगों के लिए 3,000 रुपया महीना करता हूँ। हाँ, हमें मंजूर है। ऐसा करते हैं, आज आराम करते हैं, फिर कल से हम अपना काम चालू करेंगे। चलो आज गांव के किसी आदमी से बात करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि गांव का सबसे दमदार और अमीर आदमी कौन है।
जी नमस्ते। हम इस गांव में नए आए हैं। हम इस गांव के सरपंच से मिलना चाहते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? बस आगे से दाएं मुड़ जाइए। वहां पर आपको लाल रंग का मकान नजर आएगा। वही सरपंच जी का घर है। वैसे आप लोग सरपंच जी से क्यों मिलना चाहते हैं? हम गांव वालों के लिए कुछ स्कीम लाए हैं जिससे गांव वालों का फायदा होगा। उसी चीज को लेकर हम सरपंच जी से बात करना चाहते हैं। अरे तो आप लोगों को उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। गांव वालों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा फैसला हमारे गांव के बड़े जमींदार, जिनका नाम बालेंद्र है, वो ही सारा फैसला लेते हैं। हमारे सरपंच जी तो नाम के ही सरपंच हैं। कोई भी गांव वाला बालेंद्र जी के खिलाफ नहीं हो पाता, सिवाय एक ही आदमी के। वो भी एक बड़ा जमींदार है, उसका नाम है अभिमन्यु। लेकिन लोग बालेंद्र जी से डरते हैं, इसलिए वे जो बोलते हैं सब चुपचाप मान लेते हैं। तो ये अभिमन्यु जी कैसे आदमी हैं? वो भले आदमी हैं। वो हमेशा सबकी मदद करते रहते हैं। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग बालेंद्र के डर की वजह से अभिमन्यु का साथ नहीं देते। हमें बालेंद्र जैसे आदमी की ही तो जरूरत है, जिसका खौफ पूरे गांव में हो और जिसके खिलाफ कोई ना जा सके। एक बार इस आदमी को हम अपने चंगुल में फंसा ले तो सारा गांव अपने आप ही आसानी से हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। तो ये बालेंद्र जी कहाँ मिलेंगे? बस थोड़ी दूर चल के बाएं मुड़ जाइए। आपको बड़ा सा मकान नजर आएगा। वही घर बालेंद्र जी का है। जी धन्यवाद। किससे मिलना है तुम्हें? क्या ये घर बालेंद्र जी का है? हाँ, उन्हीं का है। क्या काम है तुम्हें? मेरा नाम धन्ना है। मैं बालेंद्र जी से कुछ काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। उन्हें बोलिएगा कि मैं उनके लिए खूब धन कमाने का मौका लाया हूँ। यहीं रुकिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। आप लोग अंदर जा सकते हैं। आप लोग कौन हैं? क्या काम है मुझसे? जी मेरा नाम धन्ना है और ये है मेरे दोनों साथी मुरली और राजू। हम लोग धनवर्षा कंपनी से आए हैं, जो सरकारी सर्टिफाइड कंपनी है। इस कंपनी में एक स्कीम है जो आपको करोड़पति बना सकती है। उसी स्कीम की चर्चा करने के लिए हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या स्कीम है? इस स्कीम का नाम है धनवर्षा स्कीम। इस स्कीम में आपको हर महीने 10-10 हजार रुपए जमा करने हैं अगले 5 साल तक। फिर 5वें साल लगभग 30 लाख रुपए आपको मिलेंगे, जो कि पूरे 5 साल में जमा किए हुए रुपए का 5 गुना है। इसके अलावा आपको हर साल 60 हजार रुपए भी मिलेंगे। और अगर आप अपने अंडर एक आदमी को जोड़ते हैं तो आपको 2 हजार रुपया बोनस भी मिलेगा। और अगर आप अपने नीचे 10 आदमियों को जोड़ लेते हैं तो आपको 20 हजार रुपये बोनस मिलेंगे। वैसे ही आपके अंदर जुड़े हुए आदमी अगर इस स्कीम के जरिए जितने नए आदमी जुड़ेंगे तो आपको हर एक आदमी के पीछे 1000-1000 रुपया बोनस मिलता जाएगा। और फिर आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर जुड़े हुए लोग ही आपको रुपए कमाकर देते जाएंगे। वे जितने ज्यादा लोगों को जोड़ते जाएंगे उतने ज्यादा रुपए आपको मिलते जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस स्कीम की खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं, ताकि आप इस स्कीम से सबसे पहले जुड़ जाएं और फिर आप अपने अंडर कई लोगों को जोड़ ले और उन्हें बोले कि वे भी अपने अंडर कई लोगों को जोड़ते जाएं। इससे आप बैठे बैठे ही कई सारे रुपए कमा लेंगे। अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो आपने भी रुपए लगाए होंगे और खूब रुपए कमाए होंगे। मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए सबूत भी अपने साथ लाया हूं। ये मोबाइल में जो फोटो है उन्हें देखते जाइए। मैंने जो जो चीजें खरीदी उन सारे चीजों का मैंने अपने साथ फोटो खींचकर इस मोबाइल में रखा है। जैसे आप देख सकते हैं उस मोबाइल में 4 कार के साथ मेरी फोटो, 5 करोड़ का आलीशान बंगला और कई सारे जगह विदेश घूमने की फोटो भी उसमें है।
इन सभी चीजों का कुल खर्चा मेरा 15 करोड़ रुपए से ऊपर है और अभी भी मेरे कई करोड़ रुपए बैंक में रखे हुए हैं। ये तो सच कह रहा है। इन तस्वीरों में इसके पास तो कई सारे कार हैं, आलीशान बंगले भी हैं और कई जगह विदेश भी घूमने जा चुका है ये। अगर इस स्कीम के बारे में मुझे जानकारी के लिए कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपसे आकर कहाँ मिलूंगा? हम आपके गांव में ही रह रहे हैं और यहाँ अगले 10 सालों तक रहेंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो इस स्कीम को लेकर तो आप मुझे वहीं आकर मिल सकते हैं। क्या मैं 10-10 हजार रुपया अलग अलग नाम से अपने लिए जमा कर सकता हूँ? हाँ, आप अपने माँ, पिताजी, बीवी, बच्चे और कोई अन्य रिश्तेदार के नाम पे भी रुपए जमा कर सकते हैं। अगर मैं अपने घर के 5 लोगों के नाम से रुपए जमा करता हूँ तो लगभग हर महीने 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे और लगभग 5 साल बाद मुझे लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा रुपए हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में ऐसा करूंगा कि जो भी रुपए मुझे मिलेंगे उसे मैं हर साल किसी नए नाम से फिर जमा कर दूंगा और जो हर नए आदमी को जोड़ने के पीछे बोनस मिलेगा उसे भी मैं जमा कर दूंगा। ऐसा करने पे मैं तो 4 से 5 सालों में ही 20 से 25 करोड़ रुपए कमा लूंगा। क्या हुआ बालेंद्र जी, किस सपने में खो गए? आपको स्कीम पसंद आई कि नहीं आई? हाँ, मुझे भी इस स्कीम में रुपए लगाना है। मैं कुल 5 लोगों के नाम से रुपए जमा करूंगा। जैसी आपकी मर्जी। आप यहीं बैठिए, मैं अभी रुपए लेकर आता हूं। ये लो रुपए। आप हमें नाम बता दीजिए कि आप किस किस नाम से रुपए इस स्कीम में डालना चाहते हैं। मैं अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चे रिंकी, सोनू और मेरे पिताजी धर्मेंद्र और मेरे खुद के नाम से इस स्कीम में रुपए डालना चाहता हूं। हमने आप पांचों के नाम से फॉर्म भर दिया है। आप पांचों के नाम से उस स्कीम में रुपए जमा कर देंगे। ये लीजिए ये रसीद, इसे संभाल कर रखिएगा क्योंकि जब आप 5 साल बाद अपने रुपए निकालने आएंगे तो इसी रसीद की मदद से आपके रुपए आपको मिलेंगे और ये सबूत भी है कि आप हमारे पास रुपए जमा कर रहे हैं। और आप याद रखिएगा कि जितने नए लोग आप जोड़ते जाएंगे उतने ही आपके बोनस भी बनते जाएंगे। आप कल ही से अपने अंडर लोगों को जोड़ना चालू कर दीजिए और उन्हें भी बोलिए कि वो भी अपने अंडर और लोगों को जोड़े। इस स्कीम में रुपए लगाकर आपने बहुत अच्छा फायदे का सौदा किया है। अच्छा बालेंद्र जी, हम चलते हैं। नमस्ते। देखा तुम दोनों ने कैसे इस आदमी को बकरा बनाया, नकली फोटो दिखाकर। अब यह रात भर सपना देखता रहेगा और अगले दिन से ही जोर शोर से लग जाएगा इस फर्जी स्कीम का मेंबर बनाने में और इस आदमी से हमें बैठे बैठे ही बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे। मैं तो एक ही दिन में कई सारे लोगों को मेंबर बना लूंगा। मेरी बात तो कोई नहीं टालेगा। सब आसानी से मान जाएंगे और जो भी इस स्कीम में नहीं जुड़ेगा उसकी खूब बेइज्जती करूंगा। मैं कल ही सवेरे से लग जाऊंगा और सबसे पहले अपने दोस्तों और जान पहचान के लोगों को अपने अंडर जोड़ूंगा और फिर उन्हें दूसरों को भी इस स्कीम से जोड़ने के लिए दबाव बनाऊंगा। मैं तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन स्कीम लाया हूं जिससे तुम लखपति बन सकते हो। तुम लोगों को समझ में तो आया ना कि क्या करना है इस स्कीम में? हम कल ही तुम्हें रुपए लाकर दे देंगे। और याद है ना कि तुम लोगों को भी दूसरे लोगों को अपने नीचे जोड़ना है। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। अब इस स्कीम के बारे में और दूसरों को भी जाकर बताता हूँ।
अरे अभिमन्यु, तुमने उस धनवर्षा स्कीम के बारे में सुना है? हाँ मोहन, सुना है, जिसे बालेंद्र और उसका साथी बड़े जोर शोर से लोगों को बता रहे हैं और साथ ही साथ आसपास के गांव के लोगों को भी उस स्कीम में जोड़ रहे हैं। हाँ वही। तो क्या तुम दोनों भी उस स्कीम से जुड़े हो? अभी तो नहीं जुड़े हैं, बस बोल दिया है कि कुछ समय बाद हम बताएंगे। तुम भी उस स्कीम से जुड़े हो क्या? नहीं, मैं इस तरह के फर्जी स्कीम में अपने 1 रुपए भी नहीं डालूंगा। लेकिन सुनने में आया है कि इस स्कीम को सरकारी मान्यता मिली है। अरे ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। तुम ही सोचो, जब सरकारी बैंकों में रुपए जमा करने पे साल का 6 से 7% ब्याज मिलता है, तो ये जो स्कीम है, जहां 10,000 रुपए हर महीना जमा करने के 1 साल बाद तुम्हें 60,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि कुल जमा 1 साल का 1,20,000 होता है, उसका 50% होता है। तुम ही सोचो, इतना ज्यादा ब्याज में अंतर सरकार कैसी रख सकती है? एक तरफ 6% तो दूसरी तरफ 50%। और तो और 5 साल तक जितने रुपए जमा किए उसके तुम्हें 5 गुना रुपए मिलेंगे, मतलब कि 500%। ये तो पूरी तरह से झूठ है। और तुम ही सोचो, इस लालच भरी दुनिया में कोई किसी का 1 रुपया का फायदा होना नहीं देख सकता, वहां ये लोग तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें ये स्कीम बताएंगे। अगर ये सच होता तो ये लोग खुद ही उस स्कीम में पैसा लगाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाते। क्यों ये दूसरों को रुपए कमाने का आसान रास्ता बताते? मेरी बात मानो, ये सब फर्जी स्कीम है, इससे दूर रहो। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम इस स्कीम में 1 रुपया भी नहीं डालेंगे। हाँ, मैं भी इस स्कीम में 1 रुपया नहीं डालूंगा। लेकिन इनके रोज रोज के ताने से मैं परेशान भी हो जाता हूँ। कैसे ताने? क्या है ना, मेरे अड़ोस पड़ोस के कई सारे लोग इस स्कीम से जुड़ गए हैं। जो नहीं जुड़े थे, उन्हें इस स्कीम से जुड़ने के लिए लोग रोज रोज कुछ ना कुछ बहाना कर उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो वो भी दूसरों से अलग थलग ना हो जाए, इसलिए वे भी ना चाहते हुए भी इस स्कीम से जुड़ने लगे। और तो और कई सारे लोग तो बालेंद्र से डर कर इस स्कीम में जुड़ने लगे हैं। तुम दोनों मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई अगर डराता है तो तुम मेरा नाम ले लो। मैं भी इस गांव का बड़ा जमींदार हूं। अगर तुम्हें रुपए जमा भी करनी है तो 10,000 रुपया हर महीना बैंकों में जाकर जमा करो, जहां तुम्हारे रुपए सुरक्षित भी रहेंगे और 6 से 7% सालाना ब्याज भी बढ़ेंगे। हो सके तो जो इस स्कीम से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी इसका सच बताओ और लोगों को जागरूक करो। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। और मोहन, कैसा चल रहा है तेरे गायों के दूध का धंधा? दूध का धंधा तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं कई लीटर दूध पास के शहर के घरों और मिठाई दुकानों में बेचता हूँ। उससे मुझे खूब कमाई होती है और मैंने अभी अभी उन कमाए हुए रुपयों से 5 एकड़ खेत भी खरीदे हैं। ये तो बढ़िया है मोहन। अरे अभिमन्यु, ये सब तेरी वजह से है। अच्छा हुआ तुमने हमें 3 साल पहले उस स्कीम में रुपए जमा करने के बदले रुपयों को बैंकों में जमा करने को बोला। उन्हीं जमा किए हुए रुपयों से मैंने धीरे धीरे गाय खरीदी और फिर खेत खरीदा। बिरजू ने भी यही किया है। आज इसके पास एक जोड़ी बैल जो कि खेती करने में काम आती है, और कई सारे गाय भी खरीदी है इसने, जिसका दूध बेचकर वो भी खूब रुपए कमा रहा है। और हमने जिन जिन को इस स्कीम से दूर रखा और बैंकों में रुपए जमा करने को बोला, वो सारे लोग कुछ ना कुछ अच्छे कामों में अपना रुपया लगाए हैं और उन सभी को आज बहुत फायदा हो रहा है। और जो लोग उस स्कीम में रुपए लगाए थे उनका क्या हाल है? अभी कोई करोड़पति बना कि नहीं? अरे अभिमन्यु, लखपति बनने की बात तो दूर की है, अब तो उन्हें अपने जमा किए हुए रुपए भी मिलने बंद हो गए हैं। वो कैसे? शुरू के पहले साल जिन जिन लोगों ने रुपए जमा किए थे उन सभी को बोनस मिले, लेकिन दूसरे और तीसरे साल से किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला। वो धनवर्षा कंपनी वाले कुछ न कुछ बहाना मारकर उनका बोनस देने से टाल रहे हैं। लोगों को भी अब उस स्कीम में शक हो रहा है। अब हमने तो जितने हो सके उतने लोगों को समझाने की कोशिश की। जिन लोगों ने हमारी बातों को सुना और सोच विचार किया, वे लोग इस फर्जी स्कीम से बच पाए। और जो लोग कुछ सोच विचार ही नहीं करना चाहते और डरपोक थे,
वही लोग चुपचाप इस तरह की स्कीम में शामिल हो गए और आज वे सब लोग पछता रहे होंगे। अच्छा तो मोहन और बिरजू, मैं चलता हूँ, मुझे खेत में काम है। ठीक है अभिमन्यु, शाम को फिर मिलते हैं। कैसे हो श्यामू? क्या बताऊं मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वही धनवर्षा स्कीम, उसमें मेरे खूब रुपए लगे हुए हैं। कितने रुपए लगे हैं तुम्हारे? मैंने शुरुआत में अपने परिवार के 3 सदस्यों के नाम से उस स्कीम में रुपए जमा किए। जब 1 साल हुए तो मुझे बोनस मिला, जिससे मेरा भरोसा और मजबूत हो गया और मैंने अपने परिवार के कई सदस्यों के नाम से उस स्कीम में और कई सारे रुपए डाल दिए। लेकिन अब दूसरे और तीसरे साल मुझे कुछ भी बोनस नहीं मिला। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस स्कीम में डाल दी है। अब तो मुझे डर लग रहा है कि ये स्कीम कहीं फर्जी ना निकले। मैंने तो तुम्हें शुरू में ही समझाया था। शुरू में मैं भी जमा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग बार बार उस स्कीम को लेकर मेरे पास बात करते, तो मुझे ऐसा लगता कि कहीं मैं उनसे अलग थलग ना हो जाऊं। इसलिए मैं इस स्कीम से जुड़ गया। और ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, मेरे जैसे कई सारे लोग थे जो इस स्कीम में रुपए नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों और परिवार और रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपनी मेहनत से कमाए गए रुपयों को इस स्कीम में लगाकर पछता रहे हैं। अब तुम लोग इस स्कीम में 1 रुपया भी जमा मत करो और पिछले बचे हुए बोनस मांगो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं अब सभी को यही बात कहूँगा। अच्छा तो मोहन, मैं चलता हूँ। अरे धन्नू, तुम्हारे इस स्कीम से तो मुझे मेरे सोचे हुए रकम के आधे से भी कम रुपए मिल रहे हैं। बालेंद्र जी, मैंने बताया था ना, सरकार के नए नियम आने की वजह से कुछ परेशानी हो रही है। ये कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा और आपको और सभी को सही समय में बोनस मिलने लगेंगे। पिछले 2 साल से तुम मुझे यही सब बोल रहे हो, कब आएगा सही समय, कब आएगा बोनस? बालेंद्र जी, आप तो किस्मती हैं कि आपको कुछ रुपए मिल ही जा रहे हैं, वरना यहां तो कई लोगों को पिछले 2 साल से 1 रुपया भी नहीं मिला है। मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस मेरे रुपए सही समय में चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको आपके पुराने बचे हुए जितने बोनस हैं, सब अगले 2 महीने में मिल जाएंगे। बस एक परेशानी है जिसका हल आपको करना है, फिर आपको आपके रुपए आसानी से मिल जाएंगे। वो क्या? क्या है ना, कुछ महीनों से कई सारे लोग अपना रुपया जमा करना छोड़ दिए हैं, जिससे इस स्कीम पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं ये स्कीम लोगों के रुपए जमा ना करने की वजह से बंद ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपके सारे रुपए डूब जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपको आपके रुपए ना मिले? अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके रुपए मिले, तो आपको बस इस स्कीम में लोगों को रुपए फिर से डालने के लिए मनाना होगा, तभी आपको आपके रुपए मिलेंगे। मैं कल ही कुछ इंतजाम करता हूं। चंद्रू, गगन, तुम दोनों उस स्कीम में अपने रुपए डाल रहे हो कि नहीं? नहीं बालेंद्र जी, अभी पिछले 2 महीने से 1 रुपया भी नहीं डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारा पुराना बोनस नहीं मिल रहा है ना, इसलिए। और गांव के कई सारे लोग भी जो इस स्कीम से जुड़े थे, वो भी अपना रुपया डालना बंद कर दिए हैं। अरे ऐसा मत करो, वरना तुम्हारा पुराना जमा किया हुआ रुपया डूब जाएगा। वो कैसे? अगर कोई रुपए जमा नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो कंपनी कंगाल हो जाएगी और हम सबके रुपए डूब जाएंगे। इसलिए तुम लोगों को अपने रुपए जमा करते रहना होगा और दूसरों को भी बोलो कि वो भी अपने रुपए जमा करते रहे, वरना ये धनवर्षा कंपनी बंद हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं आज ही से सबको बोलता हूँ, लेकिन एक दिक्कत है।
वो क्या? वो ये कि अभिमन्यु और उसके दोस्त लोगों को मना कर रहे हैं उस स्कीम में रुपए जमा करने से, और साथ ही साथ जिन जिन लोगों ने अभिमन्यु की बात मानी उनके रुपए भी बचे हैं। साथ ही साथ उन बचे हुए रुपयों से वे लोग कुछ ना कुछ धंधा पानी भी चालू कर दिए हैं और खूब रुपए कमा रहे हैं। ये सब देखकर बाकी के गांव वाले भी उनकी बात मान रहे हैं। ये अभिमन्यु ना हर समय मेरे रास्ते में आ जाता है। इस अभिमन्यु का कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना ये गांव के सारे लोगों को अपनी तरफ कर देगा और हमारे जमा किए हुए सारे रुपए डूब जाएंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे जमा किए हुए रुपए तुम्हें मिले तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बताइए, हम मानेंगे। जो मैं कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। वो क्या? वो है अभिमन्यु को इस गांव से हमेशा के लिए भगाना। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या ज्यादा हो जाएगा? उसे इस गांव से भगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आदमी इस गांव में रहेगा इस धनवर्षा स्कीम की वो बुराई करता रहेगा। उसे इस गांव से भगाना ही पड़ेगा, तभी हमारा स्कीम चलेगा और हमें रुपए मिलेंगे। और तुम्हें अपने रुपए सूद समेत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, हमें रुपए चाहिए। अगर चाहिए तो चुपचाप मेरी बात मानो। हम ऐसा करेंगे कि पूरे गांव में हम लोगों को झूठ बोल देंगे कि अभिमन्यु धनवर्षा कंपनी वालों को इस गांव से चले जाने की धमकी दे रहा है, और साथ ही साथ गांव के लोगों को भी उस स्कीम में रुपए जमा करने से मना कर रहा है, ताकि ये कंपनी जल्दी बंद हो जाए और गांव वालों के रुपए भी डूब जाए और अंत में इसकी कही हुई बात सच हो जाए। मैं इधर कंपनी वालों को भी कह दूंगा कि वो लोग भी अभिमन्यु के नाम ले और गांव वालों को झूठ बोल दे कि अभिमन्यु गांव वालों के रुपए डुबोना चाहता है इस कंपनी को बंद करवा के। जब सारे के सारे गांव वालों को अपने रुपए डूबने का डर आएगा तो वो लोग सब घबरा जाएंगे और एक हो जाएंगे, और फिर हम उन सभी को लेकर उस अभिमन्यु के घर का घेराव करेंगे और उसे पकड़कर पीटेंगे ताकि वो डर जाए और गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ कहीं चले जाए। और साथ ही साथ तुम दोनों लोगों को इस स्कीम में रुपए दोबारा जमा करने को बोलो, वरना उनके रुपए डूब जाएंगे। ये कह देना सबको। ठीक है बालेंद्र जी, हम ऐसा ही करेंगे। अरे भाई, तुम लोग अपने रुपए जमा क्यों नहीं कर रहे उस धनवर्षा स्कीम में? 2 साल से हमें कोई बोनस नहीं मिला है, इसलिए कोई रुपए जमा नहीं कर रहे हैं। उससे अच्छा तो हम अपने रुपए अभिमन्यु की बात मानकर अगर बैंक में जमा करते तो आज हम भी कुछ न कुछ व्यवसाय चालू कर लेते, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अभिमन्यु की बात मानी वो सभी आज 3 साल बाद कुछ न कुछ व्यवसाय कर रहे हैं और खूब रुपए कमा रहे हैं। हमें तो हमारे जमा किए हुए रुपए का कुछ अता पता नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे रुपए मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। सुनो यार, मेरी बात पे भरोसा करो और उस स्कीम में अपने रुपए जमा करो, वरना इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा और तुम्हारे जमा किए हुए रुपए भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। और उस अभिमन्यु की तारीफ करना छोड़ो, वो तो खुद ही चाहता है कि गांव वाले के रुपए डूब जाए और उसकी कही हुई बात सच साबित हो जाए। अभिमन्यु तो उन कंपनी वालों को भी धमका रहा था कि वो गांव छोड़कर चले जाए, और साथ ही साथ लोगों को भी मना करता रहता है उस स्कीम में रुपए जमा करने से, ताकि ये स्कीम बर्बाद हो जाए और गांव वालों के रुपए भी डूब जाए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जमा किए हुए रुपए सारे के सारे डूब जाए और तुम्हें 1 रुपया भी ना मिले? नहीं, हमें तो अपने रुपए चाहिए। अगर चाहिए तो अपने रुपए इस स्कीम में जमा करना चालू करो और उस अभिमन्यु के खिलाफ लोगों को एक करो, ताकि सब मिलकर उसे सबक सिखा सके। अभिमन्यु, एक बात कहनी थी तुझसे। क्या बात कहनी थी? बालेंद्र और उसके साथी और कंपनी वाले तेरे बारे में गांव वालों के पास जा जाकर तेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तेरी वजह से धनवर्षा कंपनी को नुकसान हो रहा है और तू उस कंपनी के लोगों को भी गांव से भगा रहा है, ताकि ये कंपनी का नुकसान हो और गांव वाले के रुपए भी डूब जाएं। फैलाने दो उन्हें जो भी अफवाह फैलाना है। मैं नहीं डरता इन सब चीजों से। ऐसी अफवाह मेरे खिलाफ इस गांव में कई बार फैलाई गई है। नहीं अभिमन्यु, पहले की बात कुछ और थी, इस बार की बात कुछ अलग है।
क्योंकि इस बार लोगों के रुपयों की बात है। रुपए के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चलो अगर कुछ हजार रुपयों की बात होती तो गांव वालों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ गांव के हर घर से लाखों रुपए जमा हुए हैं। उन रुपयों के डूबने का डर कहीं गुस्से के रूप में गांव वाले तुम्हारे ऊपर ना उतार दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। फिर भी अभिमन्यु, सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। सुनो गांव वालों, तुम्हें अपने रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो आज ही इस अभिमन्यु को सबक सिखाना ही होगा, वरना हम सबके रुपए डूब जाएंगे। चलो मेरे साथ उस अभिमन्यु के घर, उसे आज सबक सिखाते हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु, तुम तुरंत यहाँ से अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चले जाओ। क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो? बालेंद्र गांव वालों के साथ मसाल लेकर तुम्हारे घर की ओर आ रहा है। गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा में हैं। गुस्से में है तो क्या हुआ? मैं किसी से डरता नहीं, आने दो लोगों को। अरे अभिमन्यु, मेरी बात मान। तुझे अपनी फिक्र नहीं तो कम से कम अपने बीवी बच्चों की तो फिक्र कर। भाभी जी, आप समझाइए ना अभिमन्यु को। गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। आप लोग तुरंत यहाँ से चले जाइए। यहाँ आप लोगों की जान को खतरा है। हाँ जी, चलो चलते हैं यहाँ से। कहीं गुस्से में गांव वाले तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। ज्यादा सोचो मत अभिमन्यु, तुरंत चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बीच बीच में मिलने शहर आता रहूंगा। ठीक है, ऐसा करो सरिता, अपने सारे गहने और रुपए पकड़ लो और हम शहर की ओर निकलते हैं। कहाँ है अभिमन्यु? घर से बाहर निकल। आज तो तेरा फैसला कर ही देंगे। तू गांव वालों के रुपए डुबोना चाहता है? मेरे जीते जी मैं गांव वालों के साथ ऐसा होने ही नहीं दूंगा। निकल बाहर। लगता है डर के छुपा है। चलो दरवाजा तोड़कर अंदर चलते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। देखा गांव वालों आपने, कैसे ये आदमी डर कर भाग गया। यही सबूत है कि वो तुम लोगों के साथ में गलत कर रहा था। तुम्हारे रुपए डुबोना चाहता था और अपना नाम कमाना चाहता था। अगर वो गलत नहीं था तो उसे भागने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। ऐसा करते हैं, इसके घर को ही जला देते हैं ताकि वो यहाँ वापस ही ना आ पाए और हमें दोबारा परेशान ना कर सके। आग लगा दो इसके घर को। अब आप चिंता मत करिए, इस शहर में हम सुरक्षित हैं। वो तो अच्छा है कि आपका एक दोस्त इस शहर में रहता है, जिसकी मदद से हमें किराए का मकान खोजने में कोई मशक्कत करनी नहीं पड़ी। और रही बात रुपयों की, तो जितने रुपए हमारे पास है वो हमारे गुजर बसर के लिए पर्याप्त है। हाँ, मुझे भी कोई रुपयों की चिंता नहीं। बस इस बात का मुझे दुख हो रहा है कि मैंने कभी अपने गांव से इस तरह से डर कर नहीं भागा। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। यही तो जिंदगी का उतार चढ़ाव है। एक पल जीवन अच्छा होता है तो अगले ही पल सब कठिन भी हो जाता है।
आप दुखी मत होइए, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। ये तो गांव वालों की गलती है जो अपना दिमाग नहीं लगाते और दूसरों के बहकावे में आकर ये सब करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपके काम और सोच में कोई झूठ और धोखा नहीं है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सब एक दिन ठीक हो जाएगा। बस आप अपने रास्ते में चलते रहिए और अपना काम करते रहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन दिन भर घर में रहे रहे तो मैं बोर हो जाऊंगा। आप ऐसा करिए, कोई काम पकड़ लीजिए। जरूरी नहीं कि कोई ज्यादा रुपए मिले वैसा काम करें। बस आप ऐसा काम पकड़ लीजिए जिसे आपका समय कट जाए, क्योंकि रुपयों की हमें कोई कमी नहीं। काम तो बस आपको अपना समय गुजारने के लिए करना है। हाँ, कल मैं किसी दुकान में जाकर कोई छोटा मोटा काम खोज लूंगा। चलो अच्छा हुआ, मेरे रास्ते का कांटा हट गया। पूरे गांव में बस वही एक आदमी था जो मेरा हर समय विरोध करता था। अब वो भी इस गांव को छोड़कर चला गया। अब इस गांव में मेरी मर्जी चलेगी। मैं जो बोलूंगा वही लोगों को मानना होगा। कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। अब तो वो धन वर्षा स्कीम भी बिना रुके चलेगी। जाओ तुम दोनों, उस स्कीम में लोगों को और रुपए जमा करने के लिए बोलो, ताकि हमें हमारे रुपए 5 से 6 गुना होकर मिले। अभिमन्यु, तुम ठीक हो ना? तुम्हें यहाँ मकान खोजने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं मोहन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एक दोस्त इस शहर में पहले से ही था। उसने ही मेरे रहने का सारा इंतजाम कर दिया। चलो अच्छा है। मोहन, गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, गांव का माहौल अब शांत हो गया है। लेकिन लेकिन क्या? अभिमन्यु, गांव वाले बालेंद्र के भड़कावे में आकर तुम्हारे घर को आग लगा दिया। क्या? गांव वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी हैरान था कि गांव वाले गुस्से में आकर ऐसा भी कर सकते हैं। हमने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिससे गांव वाले गुस्से में आकर हमारा घर ही जला दिया? मेरे पति की बस इतनी ही गलती थी कि वो लोगों को उस घटिया फर्जी स्कीम से बचा रहे थे। ऐसे लोगों को तो बर्बाद होने देना चाहिए। ये पैदा ही हुए रहते हैं खुद को बर्बाद करने के लिए। उस घर में हमारी कितनी सारी यादें थी। इनके माँ बाबूजी की यादें भी उसी घर से जुड़ी थी। हमारा सारा सामान भी उस घर में जल गया। अब छोड़ो सुनीता वो सब बातें। घर का क्या है, घर फिर बना लेंगे। ये सोचो कि हम तीनों को कुछ भी नहीं हुआ, हमारी जान बच गई। बस इसी बात की खुशी मनाओ। तो अभिमन्यु, तुम दिन भर क्या करते हो? बस एक दुकान में काम करता हूँ, जहाँ थोड़े बहुत रुपए मिल जाते हैं और समय भी मेरा गुजर जाता है। ये तो अच्छा किया तुमने, वरना दिन भर घर में रहे रहे बोर हो जाते। अच्छा तो अभिमन्यु, मैं चलता हूँ। मैं बीच बीच में मिलने तुमसे आता रहूंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, और मैं गांव की भी खोज खबर तुम तक लाता रहूंगा। अरे मोहन, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सवेरे चले जाना। घर पर बीवी बच्चे अकेले हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। तुम यहाँ ठीक ठाक हो, बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। तो मैं चलता हूँ। मैं फिर कभी आऊँगा। ब्रिजेश, दलबीर, अपना सारा सामान बांधना शुरू कर दो। आज रात हम इस गांव से चले जाएंगे। क्यों? कुछ दिन और नहीं रुक सकते?
क्या है ना कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस स्कीम में अपना रुपए जमा कर रहे हैं। अगर हम कुछ महीने रुक जाएंगे तो हमारे कुछ रुपए और ज्यादा जमा हो जाएंगे। नहीं, हम आज ही निकलेंगे। वैसे भी हम 3 साल में यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन हम 6 महीना और ज्यादा रुक गए क्योंकि गांव वालों ने हम पर बालेंद्र की वजह से और भरोसा कर लिया और हमें और रुपए दे दिए उस स्कीम के लिए। अब यहाँ ज्यादा रुकना सही नहीं होगा क्योंकि कभी भी लोगों को हम पर शक हो सकता है और हम यहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, तो आज रात हम यहाँ से चले जाएंगे। बालेंद्र, हमारे बोनस हमें कब तक मिलेंगे? अब और इंतजार नहीं होता। हमें इस धनवर्षा स्कीम में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। जिस दिन से अभिमन्यु गांव छोड़ के गया है तब से अब तक 6 महीने गुजर गए हैं और हमने उस स्कीम में अपने और रुपए भी जमा कर दिए ताकि हमारा पुराना जमा किया हुआ रुपए हमें मिल सके। लेकिन यहाँ हमें क्या, इस गांव में किसी को भी बोनस पिछले 2.5 साल से नहीं मिला। अरे सब्र रखो, सबको सबके रुपए मिल जाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, उस धनवर्षा कंपनी वालों से मिलकर आते हैं, पता तो करते हैं कि हमारे रुपए कब मिलेंगे। वो लोग तो यहाँ नहीं हैं और ना ही उनका कोई सामान है। कहीं वे भाग तो नहीं गए? अरे नहीं भागे होंगे, कंपनी के काम से कहीं शहर गए होंगे। ऐसा करो, मकान मालिक को बुलाकर उससे पूछते हैं। वो कंपनी वाले जो यहाँ रह रहे थे वो कहाँ हैं? अरे वो तो भाग गए। 3 दिन पहले मैंने इस मकान को खुला देखा। जब मैं अंदर आया तो कोई नहीं था और उनका सारा सामान भी नहीं था। मैंने सोचा 1-2 दिन इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद भी वो नहीं आए। फिर मैं समझ गया कि वो लोग घर छोड़कर चले गए। उन्होंने मेरा 6 महीने का किराया भी नहीं दिया। बालेंद्र, वो तो भाग गए और हमारा जमा किया हुआ लाखों रुपया भी लेकर भाग गए। ये धनवर्षा स्कीम एक फर्जी थी। हम बेवकूफ बन गए। अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग किसी काम से गए होंगे, आ जाएंगे। नहीं बालेंद्र, वो भाग गए हैं। हमारे साथ धोखा हो गया है। तुम समझ नहीं रहे हो। वो कंपनी और स्कीम सारे फर्जी थे। अरे तुम डरो मत, हमारे पास सबूत के तौर पर रसीद है ना। जितने भी रुपए हमने जमा किए हैं उन सारे रुपयों के रसीद को अगर हम उस कंपनी वालों को जाकर दिखाएंगे तो वो लोग हमारे जमा किए हुए रुपए हमें दे देंगे। ऐसा करते हैं, हम तीनों शहर चलते हैं और उस कंपनी के एड्रेस पर जाकर उन कंपनी वालों से बात करते हैं। रसीद पर लिखा जो एड्रेस है वो तो यहीं पे है, पर यहाँ पे तो मुझे कोई धनवर्षा कंपनी नजर नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, उस आदमी से पूछता हूँ। जी नमस्ते जी, यहाँ धनवर्षा कंपनी कहाँ है? यहाँ पे ऐसी कोई कंपनी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस रसीद में जो एड्रेस है वो यही है ना? हाँ, यही है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई धनवर्षा कंपनी नहीं है। और ये जो आप रसीद लेकर आए हैं, इसे देखकर ऐसा लग रहा है
कि आप लोग किसी फर्जी स्कीम में फंस गए हैं। इस तरह के फर्जी स्कीम शहरों में बहुत होते हैं। आप लोगों ने जितने भी रुपए उस स्कीम में लगाए हैं, ये समझ लीजिए कि वो सारे रुपए गए। ऐसा कैसे हमारे रुपए कोई ले जा सकता है? हमारे पास सबूत के तौर पर रसीद है ना। जितने भी रुपए जमा किए हैं उन सारे जमा किए हुए रुपयों का रसीद हमारे पास है। अरे आप भी किस पुराने जमाने में जी रहे हैं? इस तरह के रसीद तो ऐसे ही छाप लिए जाते हैं। इन रसीदों को ले जाकर अगर तुम पुलिस स्टेशन में भी जाओगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये कोई सबूत नहीं है, बस एक कागज का टुकड़ा है। इस तरह की स्कीम में मैं भी फंसा हूँ और मैंने भी अपने कई सारे रुपए गंवाए हैं। मैं भी कई सालों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि चुपचाप घर चले जाएं। ये समझ लीजिए कि आपके रुपए डूब गए, वरना पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने में आपका बहुत समय और रुपया भी चला जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लीजिए। कहीं तुम दोनों उस आदमी की बातों में तो नहीं आ गए? अरे इस आदमी को कुछ नहीं पता, जो मन में आ रहा है बोलता जा रहा था। मेरी बात मानो, हम लोगों ने अपने रुपए सही जगह जमा किए हैं। हमें हमारे रुपए जरूर मिलेंगे। बस तुम लोग गांव वालों को जाकर ये सब बातें मत बताना, वरना फालतू में वो भी परेशान होने लगेंगे। शायद हम गलत पते पर आ गए हैं, इसलिए हम कंपनी तक नहीं पहुंच पाए। तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं उस कंपनी को खोज कर रहूंगा और उस कंपनी में जाऊंगा और हम सबके रुपए वापस दिलाऊंगा। बस तुम लोग गांव वालों को इस बारे में कुछ भी मत बताना, और बस गांव वालों को यही कहते रहना कि धनवर्षा कंपनी वाले किसी काम से लंबे समय के लिए कहीं गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। अभी ऐसा करते हैं कि गांव चलते हैं और वहीं चल के सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मेरे सारे रुपए डूब गए। मैं बेवकूफ बन गया। वो कंपनी और स्कीम दोनों फर्जी थे। लेकिन अगर गांव वालों को ये सब पता चलेगा तो वो मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं इस गांव का बड़ा जमींदार हूं। मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि इस गांव वालों में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो मेरा विरोध कर सके। और जिसमें हिम्मत थी उसे तो हमने 6 महीने पहले ही भगा दिया। बस मुझे ऐसा करना है कि गांव वालों को कैसे भी बहला फुसलाकर उनका समय खींचना है। इनका कुछ कुछ समय में ध्यान भटकाते रहूंगा और ये भी कहता रहूंगा कि वो कंपनी वाले कुछ काम से बाहर गए हैं, उन्हें थोड़ा लंबा समय लग सकता है। जब ऐसा करते करते ज्यादा समय गुजर जाएगा तो गांव वाले अपने आप ही शांत हो जाएंगे और इस स्कीम के बारे में ही भूल जाएंगे। और जो ज्यादा उस स्कीम को लेकर बात करेगा उसे तो मैं ही देख लूंगा। यार गगन, मुझे सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं लग रहा? अरे यही स्कीम जिस पे हमने अपने लाखों रुपए लगाए हैं। मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि हमें हमारे 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है। बालेंद्र भी अपने घर पर यूं ही खाली बैठा रहता है, उस कंपनी का पता लगाने भी नहीं जा रहा। जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? उसे भी पता है कि कंपनी और स्कीम फर्जी थे। वो तो बस हमें चुप कराने के लिए उस दिन ऐसे ही बोल दिया था। बालेंद्र की बात मानकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। हमारे लाखों रुपए उस फर्जी स्कीम में डूब गए, और ऊपर से हम लोगों ने अभिमन्यु जैसे अच्छे आदमी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर इस गांव से भगा दिया। और अब बालेंद्र उस कंपनी की सच्चाई को गांव वालों से छुपाने को कह रहा है, ताकि धीरे धीरे समय गुजर जाए और लोग उस बात को भूल जाए। हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम गांव वालों को भी ये सच बताएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम सबसे पहले अभिमन्यु के दोस्तों को जाकर ये सारी बात बताते हैं, उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अभिमन्यु को गांव वापस ले आओ। हाँ चलो।
यार मोहन, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या बात करनी है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग सही थे। क्या हुआ? जिस धनवर्षा स्कीम को लेकर तुम लोग हमें सचेत कर रहे थे, वो स्कीम सच में फर्जी निकला। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? मैं, गगन और बालेंद्र एक हफ्ता पहले उन कंपनी वालों के घर में गए थे। वहां हमने देखा कि वहां उनका कोई सामान नहीं था, क्योंकि वो वहां से भाग चुके थे। फिर हम तीनों ने उस रसीद में दिए एड्रेस में उस कंपनी को खोजते हुए शहर गए। वहां पता चला कि वैसी कोई कंपनी उस एड्रेस पे है ही नहीं। तब हमारा शक पूरा यकीन में बदल गया। इतना सब होने के बाद भी बालेंद्र ने हमें चुप रहने को कहा और कहा कि इस बात को गांव के किसी आदमी को नहीं बताना। लेकिन अब हम ये सारी बातों को गांव के सारे लोगों को बताएंगे। अब बहुत हो गया। बालेंद्र ही था जिसकी वजह से सारे गांव वाले उस स्कीम में अपना लाखों रुपया लगाए, और उसी की वजह से अभिमन्यु जैसे आदमी को भी ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। अगर तुम अभिमन्यु का पता जानते हो तो उसे घर वापस ले आओ। हम इधर सारे गांव वालों को उस स्कीम के फर्जी होने की बात बताएंगे, और साथ ही साथ इस बालेंद्र जैसे दोस्त और कपटी आदमी का सच भी लोगों को बताएंगे। चलो, कम से कम तुम्हारी आंखें तो खुली। मैं अभी शहर जाकर अभिमन्यु को लेकर आता हूँ और ये सारी बातें उसको बताता हूँ। अरे, ये तो धनवर्षा कंपनी वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर भी इनका एक ऑफिस है। बना रहे होंगे किसी न किसी को बेवकूफ। छोड़ो, मुझे क्या है। लोग ही बेवकूफ बनना चाहते हैं, तो मैं कौन होता हूँ उन्हें समझाने वाला। आओ मोहन, बहुत दिन बाद आए। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हाँ, बताओ मोहन। अभिमन्यु, तुम्हारी बात सच हो गई। वो धनवर्षा स्कीम फर्जी थी और वो कंपनी वाले गांव छोड़कर भी भाग गए। और अब बालेंद्र के साथी भी हमारे साथ है, और वो सारे गांव वालों को भी सच बता रहे हैं उस स्कीम के फर्जी होने का और बालेंद्र की चाल का, जिसकी वजह से तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ गांव। भले गांव वालों के लाखों रुपए डूब गए, लेकिन मैं गांव वालों को इंसाफ जरूर दिला के रहूंगा। वो धनवर्षा कंपनी वाले इसी शहर में एक ऑफिस खोलकर रखे हैं। मैं उनका पता जानता हूं। चलो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं और उन्हें पकड़वाते हैं। अगर ऐसा है तो जल्दी चलो, उन्हें और लोगों को बेवकूफ बनाने से रोकते हैं। आप लोगों ने सही कहा। ये यहाँ इस शहर में फर्जी स्कीम चला रहे थे। हमने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। आगे हम इनसे और पूछताछ करेंगे और पता करेंगे कि ये इस तरह के फर्जी स्कीम कहाँ कहाँ चला रहे थे। ऐसा करिए, आप हमें अपना पता दे दें ताकि हमें आगे कुछ जरूरत पड़े तो हम आपसे कांटेक्ट कर पाएं। चलो, कम से कम ये धोखेबाज लोग पुलिस के गिरफ्त में तो आ गए। चलो अभिमन्यु, अब पूरे परिवार के साथ गांव चलो। आज इस बालेंद्र को नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकालो उसे। भाई, मुझे छोड़ दो।
मैं तुम सब गांव वालों से माफी मांगता हूँ। मेरा भी तुम्हारी तरह परिवार है। मेरा नहीं तो मेरे परिवार के बारे में सोचो। क्या तुम्हें कभी हमारे परिवार के बारे में सोचा, या फिर उस अभिमन्यु के परिवार के बारे में? आज इसे खूब सबक सिखाएंगे और इसके पूरे परिवार को इस गांव से भगा देंगे और इसके घर को भी आग लगा देंगे। इसने सारे गांव वालों को कई साल से बेवकूफ़ बनाया। हमें ये अपना गुलाम समझता है। इसकी वजह से हम सब के लाखों रुपए डूब गए और इसी की वजह से हमने उस देवता जैसे आदमी के घर को भी जला दिया। मारो इसे। रुको, ऐसा मत करो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गए हैं पागल। इस आदमी ने हमें बेवकूफ़ बनाया और इसकी वजह से आपको भी गांव छोड़कर जाना पड़ा। हमें मत रोको, हम इसे जान से मार देंगे। इसे मारने से पहले मुझे मार दो। ये गलती बालेंद्र की नहीं है, ये सारी गलती तुम्हारी है। मैं बालेंद्र की वजह से गांव छोड़कर नहीं गया था, मैं तुम लोगों की वजह से गांव छोड़कर गया था। मुझे तो पहले से ही पता था कि बालेंद्र मुझे पसंद नहीं करता। बालेंद्र ने तुम्हें बेवकूफ और गुलाम नहीं बनाया। तुम लोग तो हो ही सब के सब बेवकूफ। किसी ने क्या कुछ कह दिया तो तुम सब के सब बिना सोचे समझे उनकी बात मान लेते हो। भगवान ने तुम लोगों को भी दिमाग दिया है, तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? किसी ने तुम्हें फर्जी स्कीम बेचा तो तुम लोगों ने बिना सोचे समझे चुपचाप उस स्कीम में अपने कमाए हुए मेहनत के पैसे जमा कर दिए। जब कोई आके तुम्हें समझा रहा है तो उसकी बातों को भी समझना छोड़ उसी के खिलाफ हो जा रहे हो। कोई तुम्हें किसी आदमी के बारे में आके भड़का दे तो तुम सब उसका घर जला देते हो। जब तुम सब मेरा घर जला रहे थे तो क्या तुम लोगों को मेरे परिवार की फिक्र हुई? नहीं हुई ना? तो अब बताओ, गलती किसकी, तुम्हारी या इस बालेंद्र की? अरे बालेंद्र जैसे लोग तो आते ही रहेंगे जो तुम्हें हर एक चीज के लिए भड़काते रहेंगे या फिर तुम्हें डरा धमकाकर अपना गुलाम बनाकर तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को इस तरह के आदमी से अपने आप को सोच विचार कर बचाना चाहिए और समय समय पर थोड़ी हिम्मत कर अपनी गुलामी को तोड़कर आवाज उठाना चाहिए। अगर तुम सब शुरू से ही अपना दिमाग लगाते और थोड़ी हिम्मत करते तो बालेंद्र, ये कंपनी वाले तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाते। ये जो गुस्सा आज तुम लोगों ने इस बालेंद्र को दिखाया है, इससे अब बालेंद्र भी डर गया है और उसे भी अपने बुरे कर्मों का एहसास हो रहा है। यही डर अगर तुम लोग पहले दिखाए होते तो बालेंद्र आज ऐसा नहीं बनता। अब इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। ये अब भूल कर भी तुम लोगों को धोखा नहीं देगा। अभिमन्यु जी, आपने जिन लोगों को पकड़वाया वो लोग पूरे भारत भर में घूम घूम कर फर्जी स्कीम चलाते थे और कुछ ही सालों में वहां से रुपए लेकर भाग जाते थे। सरकार भी इन फर्जी स्कीम चलाने वालों से परेशान थी और सरकार इन फर्जी स्कीम चलाने वालों को पकड़ने वालों को लाखों रुपए देने का इनाम भी रखा है। तो आपको सरकार द्वारा 10 लाख रुपए मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि इन फर्जी स्कीम वालों ने खूब सारे प्रॉपर्टी उन रुपयों से खरीद के कई साल से जमा कर रहे थे, जिसकी कीमत आज कई गुना हो चुकी है। तो वो सारी प्रॉपर्टी सरकार नीलाम करेगी और जो भी रुपए मिलेंगे वो सारे रुपए उन सबको बराबर मिलेंगे जिन लोगों ने उन फर्जी स्कीम में अपने रुपए लगाए थे। अभिमन्यु, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें इस गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।